Dear students, chapter number 11, marketing management. First of all, what do you mean by the marketing management? Marketing management है क्या? कहते हैं marketing management का मतलब होता है मैनेजमेंट करना. किसका? मार्केटिंग का. मार्केटिंग का मतलब ऑल दोज एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू मार्केट. मार्केट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रही है उन सबको मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है. फिर क्वेश्चन अराइज होता है भाई मार्केट से रिलेटेड कौन कौन सी एक्टिविटी हो रही है. बेटा गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले आप कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हो, फिर गुड्स का प्रोडक्शन करते हो, फिर वेरियस साइज कलर क्वालिटी में गुड्स प्रोड्यूस करके उनकी प्राइस डिटर्मिनेट करते हो, वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एडवर्टाइजिंग, वेरियस टाइप की मार्केटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हो. ठीक है, तो ऑल ओवर मार्केटिंग एक्टिविटीज का मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है. इट मीन्स मार्केटिंग मैनेजमेंट मीन्स all those activity, ठीक है, या management of all those activity which are related to market is called marketing management. ठीक है, all those activity which are related to market is management of all those activity which are related to market is called the marketing management. Marketing management करने के बाद एक वर्ड आता है मार्केटिंग. कहते हैं मार्केटिंग क्या होता है. जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट की डेफिनेशन तो आप लोगों को समझ आ गई होगी. भाई मार्केट से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी है उन सबको प्रॉपर मैनेज करना ही मार्केटिंग मैनेजमेंट है. फिर क्वेश्चन आता है मार्केटिंग क्या है. मार्केटिंग की डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है, लेकिन बुक की डेफिनेशन रीड करने से पहले मैं आप लोगों को वैसे समझाती हूँ. बेटा मार्केटिंग एक ब्रॉड सेंस में यूज होने वाला वर्ड है. मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करो. आफ्टर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड एंड वांट यू प्रोड्यूस द गुड्स, ठीक है, विच आर डिमांड बाय द कस्टमर एंड सेल ऑल दीज गुड्स टू कस्टमर टू प्रोवाइड मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. दैट इज कॉल्ड द मार्केटिंग. कहता मार्केटिंग का मतलब होता है किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करो. कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करने के बाद गुड्स का प्रोडक्शन करो. प्रोडक्शन करके कस्टमर्स को अवेलेबल कराओ ताकि कस्टमर्स को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. उसी को क्या बोला जाता है? मार्केटिंग बोला जाता है. ठीक है, और मार्केटिंग की डेफिनेशन आपकी बुक में भी गिवन है. एक बार मैं बुक की डेफिनेशन भी आप लोगों के सामने रीड करती हूँ कि मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस. Marketing is a social process by which individuals and groups obtain what they need and want through creating, offering and freely exchanging products and services of value with others. डिफाइन करते हैं, कहते हैं मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है. सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल भाई 1 मार्क में क्वेश्चन पूछा जाता है मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस क्यों कहा जाता है. कहता व्हाई वी कैन से दैट मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस. अलग क्वेश्चन पूछा जाता है 1 मार्क में. कहता मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केटिंग में आप मोर एंड मोर पर्संस को इंटरेक्ट करते हैं कि वो गुड्स एंड सर्विसेज की क्या करें, डिमांड करें. तो इसलिए मार्केटिंग को हम सोशल प्रोसेस कहते हैं. समझ आया? बिकॉज इन मार्केटिंग वी इंटरेक्ट मोर एंड मोर पर्सन so that more and more person is also demand their goods and services for getting maximum satisfaction. इसलिए हम मार्केटिंग को सोशल प्रोसेस कहते हैं. फिर हमारी डेफिनेशन को मैं डिफाइन करती हूँ कि मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑब्टेन दे नीड एंड वांट. कि सबसे पहले हम इंडिविजुअल्स की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कि भाई जो इंडिविजुअल्स है उनकी क्या नीड एंड वांट है. फिर जो नीड एंड वांट है उस नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट को क्रिएट करते हैं. क्रिएट मानी डेवलप करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ऑफर करते हैं मार्केट में एंड फ्रीली एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को वैल्यू विद अदर्स. वैल्यू का मतलब कुछ ना कुछ मनी के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज हम एक्सचेंज करते हैं. तो उसको क्या बोला जाता है? मार्केटिंग बोला जाता है. यानी जो डेफिनेशन बुक में है वो भी सेम ही डेफिनेशन है कि गुड्स को प्रोड्यूस. मार्केटिंग इज ए सोशल प्रोसेस है in which first of all we identify the need and want of customers. After identify need and want, we produce the goods and services and available all these goods and services to customers. ठीक है, for providing maximum satisfaction is called marketing. आप अपने हिसाब से अपनी लैंग्वेज में भी इसको डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मार्केटिंग की डेफिनेशन करने के बाद फिर हमारा अगला पॉइंट आता है मार्केटिंग के फीचर्स. फीचर्स पे हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है नीड एंड वांट. नीड एंड वांट कि मार्केटिंग में किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले हम कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर क्या डिमांड करना चाहता है, कस्टमर क्या चाहता है. उसकी नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम गुड्स का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं.
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई नीड एंड वांट ऑफ कस्टमर्स व्हिच आर डिमांडिंग बाय द कस्टमर्स। जो कस्टमर की नीड एंड वांट है, जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम फर्स्ट ऑफ ऑल। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर्स, सेकंड पॉइंट क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग का मतलब होता है उनकी नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है। कि जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उस प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। जब प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस करेंगे तो वेरियस साइज कलर क्वालिटी में हम उसको प्रोड्यूस करते हैं ताकि एवरी टाइप ऑफ कस्टमर की नीड एंड वांट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, अगर मैं एक शर्ट मैन्युफैक्चरर हूँ तो मैं एक शर्ट बनाती हूँ, क्या वो शर्ट एक ही साइज में बनाऊंगी? नहीं, वेरियस साइज में मैं शर्ट बनाऊंगी, वेरियस कलर्स की बनाऊंगी, वेरियस क्वालिटी की बनाऊंगी। ठीक है, प्रोडक्ट तो एक ही बना रही हूँ लेकिन वेरियस कलर साइज क्वालिटी का बनाती हूँ ताकि एवरी टाइप ऑफ कस्टमर की नीड एंड वांट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। फिर उसके बाद आता है कस्टमर वैल्यू। कहते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करा, यहाँ पर मैंने नीड एंड वांट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर दिया अलग अलग साइज कलर क्वालिटी में ताकि सब लोगों की नीड एंड वांट सेटिस्फाई हो जाए। थर्ड पॉइंट पे आता है कस्टमर वैल्यू। बेटा कस्टमर वैल्यू का मतलब हमने जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उसकी प्राइस डिटरमिनेट कर दिया हमने। और जब भी हम उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिनेट करते हैं, जब भी हम उस प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिनेट करते हैं तो कहते हैं हम कस्टमर को मिलने वाले सेटिस्फेक्शन लेवल को जरूर अपने माइंड में कंसीडर करते हैं। हम प्रोडक्ट की वो प्राइस डिटरमिनेट करेंगे जो हमारा प्रोडक्ट उसको सेटिस्फेक्शन लेवल देने वाला है, यानी प्रोडक्ट की प्राइस इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल, दोनों इक्वल होने चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस इज इक्वल टू सेटिस्फेक्शन लेवल, दोनों इक्वल होनी चाहिए, उतनी प्राइस हम डिटरमिनेट करेंगे। अगर मान लो सेटिस्फेक्शन लेवल कम है और प्राइस हमने हाई डिटरमिनेट कर दी तो कस्टमर आपको प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं करेगा। तो जब भी हम प्रोडक्ट की प्राइस को डिटरमिनेट करते हैं तो जरूर अपने माइंड में एक पॉइंट कंसीडर करेंगे कि उस प्रोडक्ट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है कस्टमर्स का, या वो प्रोडक्ट हमारा कस्टमर्स को कितनी यूटिलिटी दे रहा है। यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट होना चाहिए, देन तो प्रोडक्ट की डिमांड है। अगर आपने प्राइस बहुत ज्यादा हाई डिटरमिनेट कर दी तो डेफिनेटली कस्टमर डिमांड नहीं करेगा, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट की डिमांड करेगा। लेकिन बहुत ज्यादा लो डिटरमिनेट कर दी तो आपको बेनिफिट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट की प्राइस डिटरमिनेट करते हैं, लेकिन व्हेन वी डिटरमिनेट द प्राइस ऑफ अवर प्रोडक्ट देन वी आल्सो कंसीडर द यूटिलिटी या फिर सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ द, ठीक है, कस्टमर्स। इन हमेशा इस चीज को जरूर अपने माइंड में कंसीडर करके फिर हम प्राइस को डिटरमिनेट करेंगे। उसके बाद आता है एक्सचेंज मैकेनिज्म। बेटा एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है परचेज एंड सेल्स। एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो मार्केटिंग का पिलर होता है। एक्सचेंज मैकेनिज्म जो है वो मार्केटिंग का पिलर होता है, क्योंकि इसके अंदर जब तक मार्केटिंग में एक्सचेंज नहीं होता तब तक मार्केटिंग का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। एक्सचेंज का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। विदाउट परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देयर इज नो मार्केटिंग। कहता व्हेन वी डू द एक्सचेंज मैकेनिज्म या व्हेन वी डू द परचेज एंड सेल इन द मार्केट देन एटलीस्ट टू पार्टीज आर रिक्वायर्ड, वन बायर एंड वन सेलर। दोनों पार्टी होनी चाहिए और दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल होनी चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब एक दूसरे के लिए वो इंपॉर्टेंट होती है। जैसे स्टूडेंट्स और टीचर भी एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल है। मैं आपको एजुकेशन दे रही हूँ तो आप लोग कहीं ना कहीं आप लोगों की वजह से हमारी अर्निंग हो रही है, तो वैल्यूएबल होते हैं। ऐसे ही सेलर क्या दे रहा है, आपको गुड्स अवेलेबल करा रहा है तो आप सेलर को पैसे दे रहे हो। दोनों पार्टी एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल होती है। दोनों पार्टी जो होती है, कहते हैं एक्सचेंज मैकेनिज्म की कुछ प्री कंडीशंस बता रखी है और प्री कंडीशंस में ये क्या रखा है, जब भी हम परचेज एंड सेल करेंगे तो कम से कम दो पार्टी होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। बायर और सेलर दोनों एक दूसरे के लिए वैल्यूएबल होने चाहिए। वैल्यूएबल का मतलब दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तीसरी बात है दोनों ही ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और दोनों ही ऑफर को रिजेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि भाई देखो, अगर मान लो मुझे गुड्स पसंद नहीं आती है तो डेफिनेटली मैं क्या कर सकती हूँ, डिनाई कर सकती हूँ। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद योर गुड्स, तो मैं उसकी परचेज नहीं करूंगी। अगर मैं जितनी प्राइस देने के लिए एग्री हूँ और सेलर एग्री नहीं होता है तो सेलर डिनाई कर देगा कि नहीं मैं आपको सेल नहीं करूंगा क्योंकि इतना से तो मेरे को फायदा नहीं हो रहा। तो दोनों पार्टी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। दोनों पार्टी एक दूसरे से फ्रीली कम्युनिकेशन कर सकती है,
ठीक है। कम्युनिकेशन और डिलीवरी पे किसी टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एक दूसरे से कैसे भी कांटेक्ट करो, फिर बार्गेनिंग करो, जो करना है वो कर सकते हो। और ईच पार्टी फील डिजायरेबल टू डील विद अदर, एक दोनों पार्टी एक दूसरे से डिजायरेबल डील करती है, नहीं जब आपका मन करता है तब आप डीलिंग करते हो, फोर्सफुली डीलिंग नहीं होती है। तो ये एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जब हम परचेज एंड सेल करते हैं तो कुछ प्री कंडीशंस का होना जरूरी है, वो 2-4 पॉइंट आपकी बुक में है, आप उनको एक बार रीड करोगे। तो बेटा जैसी मार्केटिंग की डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से ही फीचर्स है, कुछ भी अलग नहीं है। क्योंकि मैंने डेफिनेशन में भी यही बात बताई थी आप लोगों को कि भाई मार्केटिंग में किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करने से पहले कस्टमर की नीड एंड वांट आइडेंटिफाई की, नीड एंड वांट आइडेंटिफाई करने के बाद जो डिमांड करता है कस्टमर उस डिमांड के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस करने के बाद में उसकी प्राइस डिटर्मिनेट की, प्राइस हमेशा उसकी यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन लेवल ऑफ कस्टमर्स के इक्वल होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या क्या मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट परचेज एंड सेल कर दिया ताकि प्रॉफिट आना हो उसके, तो उसी को क्या बोला जाता है मार्केटिंग। और जैसी डेफिनेशन एडिटिव फीचर्स के पॉइंट बनाते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज को बेटा कंसेप्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी का मतलब होता है कि हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं और उन्होंने मार्केटिंग मैनेजमेंट की 5 फिलोसफी बता रखी है। इन 5 में से कोई भी फिलोसफी आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो, जैसा आपको अच्छी लगे वो फिलोसफी आप अडॉप्ट कर सकते हो। हर फिलोसफी का अपना व्यू है, हर फिलोसफी अपने कुछ अलग डिफरेंट चीज को बताती है कि मुझे अडॉप्ट करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा तब फायदा होगा। सभी फिलोसफी का मेन मोटिव प्रॉफिट अर्न करना ही है, लेकिन बस काम करने का तरीका क्या है, अलग अलग है। तो फर्स्ट जो फिलोसफी आती है वो आती है आपकी प्रोडक्शन कंसेप्ट। जो पहली फिलोसफी आती है वो आती है आपकी प्रोडक्शन कंसेप्ट। कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है इफ यू डू मोर प्रोडक्शन देन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ ईच गुड या ईच यूनिट इज आल्सो रिड्यूस। यानी अगर आप मोर प्रोडक्शन करोगे तो लेस कॉस्ट आएगी, और लेस कॉस्ट आएगी तो लेस प्राइस पर आप गुड्स अगर एवरी प्लेस पर अवेलेबल करा दोगे तो ऑटोमेटिक आपकी गुड्स की मार्केट में डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो मोर सेल करोगे, मोर सेल करोगे तो मोर प्रॉफिट अर्न करोगे, ठीक है। तो उस कंसेप्ट को प्रोडक्शन कंसेप्ट कहा जाता है। यानी प्रोडक्शन कंसेप्ट किस चीज पे फोकस दे रही है, प्रोडक्शन कंसेप्ट फोकस दे रही है मोर एंड मोर प्रोडक्शन करो, मोर एंड मोर प्रोडक्शन करोगे तो कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। और ये बात सच भी है, कॉस्ट कम आती है ज्यादा प्रोडक्शन करोगे। और बेटा कॉस्ट कम आएगी तो उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट ऐड करके मार्केट में सेल करोगे तो प्राइस भी कम ही रहेगी, प्राइस भी क्या रहेगी, कम। क्योंकि प्राइस कब ज्यादा रहती है, जब आपकी गुड्स को प्रोडक्शन करने में कॉस्ट ज्यादा आएगी तो प्रॉफिट तो आप उतना ही ऐड करते हो, प्रॉफिट ऐड करोगे तो प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर कॉस्ट ही कम आती है किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने पर तो प्रॉफिट ऐड करोगे तो भी प्राइस कम ही रहेगी। तो प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है लार्ज स्केल पर गुड्स का प्रोडक्शन करो ताकि पर यूनिट कॉस्ट रिड्यूस हो जाए, और जब कॉस्ट रिड्यूस होगी तो लेस प्राइस पर उस प्रोडक्ट को एवरी प्लेस पर अवेलेबल करा दो तो ज्यादा सेल होने की चांसेज है और ज्यादा प्रॉफिट यानी मोर प्रॉफिट होने के चांसेज है। उस कंसेप्ट को प्रोडक्शन कंसेप्ट कहा जाता है। इट्स क्लियर कि भाई मोर प्रोडक्शन, ठीक है, लेस प्राइस और मोर डिमांड, more sale, more profit. But the main drawback of this concept is that when a customer is not like always all those goods which are available in less price in the market. Sometimes customer think that all those goods which are available in the market in less price, all these goods are the inferior goods. कई बार कस्टमर ये सोचता भाई जो गुड्स कम प्राइस की होती है, सस्ती होती है, इनएक्सपेंसिव होती है, वो गुड्स इंफीरियर क्वालिटी की होती है, तो ऐसी गुड्स की कस्टमर डिमांड नहीं करता। अच्छा कई बार ऐसा भी होता है भाई हमारा जब इनकम लेवल डाउन हो जाता है, तो कंडीशन है, लाइफ है, अप डाउन चलता रहता है, कई बार अच्छी चल रही है और कई बार मान लो अच्छी नहीं चल रही है, कई बार इनकम लेवल डाउन आ गया तो हम फिर लेस प्राइस वाले गुड्स की डिमांड करने लग जाते हैं। अगर हमारी अच्छी इनकम हो जाती है, अच्छी सैलरी बन जाती है तो उस केस में जो लेस प्राइस वाली गुड्स है हम उनको परचेज करना ही क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं भाई ये तो इन्फीरियर क्वालिटी की है, हम इनको नहीं खरीदेंगे। तो मेन ड्रॉबैक है ऑलवेज एक कस्टमर लेस प्राइस की गुड्स की डिमांड नहीं करता है, यानी जो गुड्स इनएक्सपेंसिव होते हैं, सस्ती होती है, ऑलवेज एक कस्टमर इनएक्सपेंसिव गुड्स की डिमांड नहीं करता है, बिकॉज कस्टमर ये थिंक करता है कि जो इनएक्सपेंसिव है मे बी वो इन्फीरियर क्वालिटी की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन कंसेप्ट की ड्रॉबैक है, सबको समझ आ गया ड्रॉबैक
तो मेन फोकस किस पे दिया, मोर प्रोडक्शन लेस प्राइस, मोर सेल मोर प्रॉफिट। भाई आप लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करोगे तो कम कॉस्ट आएगी, कम कॉस्ट आएगी तो कम प्राइस पर वो गुड्स मार्केट में सेल करोगे तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। भाई कम प्राइस रखोगे तो ज्यादा सेल होगी ना, ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप अच्छा सा अर्निंग कर लोगे। लेकिन इसकी ड्रॉबैक क्या दी कि भाई ऑलवेज एक कस्टमर चीप गुड्स को लाइक नहीं करता परचेज करना। समटाइम वो ये सोचता है कि जो इनएक्सपेंसिव गुड्स होती है, सस्ती होती है, वो इनफीरियर क्वालिटी की होती है, वो उनकी डिमांड नहीं करता। सेकेंड कंसेप्ट आती है प्रोडक्ट कंसेप्ट में, ठीक है। तो ये किस पे फोकस दे रही है, देखना एक बार, मोर प्रोडक्शन, ठीक है, लेस कॉस्ट। और ड्रॉबैक क्या है कि इनएक्सपेंसिव प्रोडक्ट को कस्टमर लाइक नहीं करता समटाइम। नॉट लाइक बाय कस्टमर। उसके बाद प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहती है, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहती है इफ यू प्रोड्यूस द गुड्स ऑफ बेटर क्वालिटी, if you improve the quality of your goods and services, then definitely the demand of your goods is also increase in the market. More demand, more sales, and you earn more profit. This concept is called the product concept. Product concept कहती है अगर आप अपने गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर दोगे, क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा डिमांड होगी तो आप ज्यादा सेल करोगे, ज्यादा सेल करोगे तो आप लार्ज स्केल पर क्या अर्न करोगे, प्रॉफिट अर्न करोगे। तो उस कंसेप्ट को प्रोडक्ट कंसेप्ट कहा जाता है। यानी मेन फोकस किस पे दिया, क्वालिटी इंप्रूवमेंट पर, कि भाई क्वालिटी को इंप्रूव कर दो। अगर हर मैन्युफैक्चरर अपनी गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा तो डेफिनेटली उसकी गुड्स की डिमांड मार्केट में ज्यादा हो जाती है, और ज्यादा डिमांड होगी तो ज्यादा सेल होगी, ज्यादा सेल होगी तो लार्ज स्केल पर प्रॉफिट अर्न करेगा। लेकिन इसकी मेन ड्रॉबैक क्या होती है, क्योंकि अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। इसी की समझ आ गया, ये इसका मेन फोकस है, मेन फोकस, और ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक है कि अगर हम क्वालिटी इंप्रूव करते हैं तो डेफिनेटली गुड्स की प्राइस क्या हो जाती है, हाई हो जाती है, और हाई प्राइस कस्टमर के बजट को इम्बैलेंस कर देती है। समझ आए। हालांकि आपकी पूनम गांधी बुक में लिखा हुआ है कि गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव कर देते हैं, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट हम ले आते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट की भी कस्टमर तब डिमांड करेगा जब उसको रिक्वायरमेंट होती है, जब उसको नीड होती है, तब वो उसकी डिमांड करता है। बेटा चाहे प्रोडक्ट आपका बेटर क्वालिटी का हो चाहे इंफीरियर क्वालिटी को, आप उस प्रोडक्ट की डिमांड तभी करते हो जब आपको जरूरत होती है। विदाउट नीड, ठीक है, वी हैव नो नीड टू परचेज ऑफ एनी प्रोडक्ट। अगर हमें जरूरत ही नहीं है तो हम किसी प्रोडक्ट को परचेज भी नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये क्या ड्रॉबैक हो गई, ये इसको स्पेशलाइज नहीं करती है, ये तो सभी के लिए कॉमन सी बात हो गई भाई, सबके लिए कॉमन सी बात हो रखी है भाई। जिन प्रोडक्ट की हमें जरूरत ही नहीं होती तो उन प्रोडक्ट को हम परचेज भी नहीं करते, उन प्रोडक्ट को हम परचेज भी नहीं करते हैं। तो ये बात कह रखी है, प्रोडक्ट कंसेप्ट कहती है कि भाई अगर आप गुड्स की क्वालिटी को इंप्रूव करोगे तो डेफिनेटली आपकी लार्ज स्केल पर सेल होगी, ठीक है, और लार्ज स्केल पर आप प्रॉफिट अर्न करोगे। लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो गुड्स की प्राइस हाई हो जाती है, और हाई प्राइस कस्टमर के बजट को इनबैलेंस कर देती है। पूनम गांधी वाला जो ड्रॉबैक का पॉइंट गिवन है वो बहुत एप्रोप्रिएट पॉइंट नहीं है, क्योंकि पूनम गांधी बुक में ये लिखा हुआ है कि गुड्स की क्वालिटी इंप्रूव करने के बाद भी एक कस्टमर क्वालिटी गुड्स की डिमांड तभी करता है जब उसको रिक्वायरमेंट होती है, जब उस गुड्स की उसको नीड होती है, जरूरत है, और ये तो सब पे ही कॉमन एप्लीकेबल होता है। इट्स क्लियर। उसके बाद तीसरी कंसेप्ट आती है सेलिंग कंसेप्ट। बेटा सेलिंग कंसेप्ट पहले फॉलो होती थी, सेलिंग कंसेप्ट कब फॉलो होती थी, पहले फॉलो होती थी। कब, पहले जब मार्केटिंग कंसेप्ट नहीं आया था। आज के टाइम पे मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो होती है। मार्केटिंग कंसेप्ट से पहले सेलिंग कंसेप्ट फॉलो होती थी। सेलिंग कंसेप्ट कहती है कि whatever goods you have sell in the market by using the hook and crook method, by using the promotional techniques, you sell all those goods which you have produced, ठीक है। You have no need to produce the goods according to the demand of the customers. If you want to produce any goods, then you can produce and sell all these goods by using the promotional techniques, by using the hook and crook method. This concept is called the selling concept. Selling concept मार्केटिंग कंसेप्ट से पहले यूज होती थी। सेलिंग कंसेप्ट में सेलर को मार्केट का किंग माना जाता है,
सेलर को मार्केट का किंग माना जाता है और सेलिंग कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि भाई आपको कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है। आप जो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहते हो, आपका मतलब सेलर, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन जो गुड्स प्रोड्यूस करना चाहता है वो गुड्स प्रोड्यूस करे मार्केट में और अच्छी अच्छी प्रमोशनल टेक्निक्स, एडवर्टीजमेंट कर करके उन गुड्स को मार्केट में क्या कर दे, सेल कर दे और लार्ज स्केल पर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। बट कहता है सेलिंग कंसेप्ट को यूज करके यू कैन सेल योर गुड्स ओनली ए सिंगल टाइम। एक सिंगल टाइम में आप गुड्स को सेल कर सकते हो, बार बार आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स को बेस्ट एडवर्टीजमेंट यूज करके आप एक सिंगल टाइम तो अपनी सेल को बढ़ा सकते हो। एक कस्टमर एक कस्टमर के साथ आप बार बार फ्रॉड नहीं कर सकते, एक कस्टमर को आप बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। कहते हैं ना कि भाई एक बार आपकी अच्छी अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट के चक्कर में आ जाएगा, यूज कर लेगा, एक फिर बाद में उसको पता चल जाता भाई ये बंदा तो ऐसा ही है, वो बार बार आपके फ्रॉड के चक्कर में नहीं आएगा। तो कहते हैं सेलिंग कंसेप्ट का मेन फोकस है, सेलिंग कंसेप्ट का मेन फोकस है प्रमोशनल टूल्स यूज करके। प्रमोशनल टूल्स का मतलब अच्छी अच्छी एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट, रिबेट, कुछ ऐसे टेक्निक्स यूज करके, अच्छी एडवर्टीजमेंट यूज करके गुड्स को मार्केट में क्या कर दो, सेल कर दो और लार्ज स्केल पर क्या अर्न करो, प्रॉफिट अर्न करो। अच्छी क्वालिटी की गुड्स को प्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, जो तुम चाहो ना वो प्रोड्यूस करो, जैसी चाहो वैसी प्रोड्यूस करो, लेकिन बेस्ट एडवर्टीजमेंट यूज करके मार्केट में गुड्स को क्या कर दो, सेल कर दो, तो आप लार्ज स्केल पर प्रॉफिट अर्न करोगे। बट बेटा इसकी ड्रॉबैक क्या है, कहता है सेलिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करके आप एक सिंगल टाइम, एक शॉर्ट टाइम में भी आप अपनी सेल इंक्रीज कर सकते हो, सिर्फ शॉर्ट टाइम। लॉन्गिविटी में ये वाला मेथड यूज नहीं हो सकता। यू आर एग्री विद दिस कंसेप्ट या नो? सही है ना ये बात? तो क्योंकि भाई अगर मान लो ये हम कहते हैं ये बात कि आप किसी भी चीज को, अगर मान लो हम गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं, मैं चाह रही हूँ कि मैंने कोई भी, यार क्या कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करेंगे, मैंने कोई भी इंफीरियर क्वालिटी की गुड्स बना दी और अच्छी एडवर्टीजमेंट करा दी कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, भाई आप लोग अट्रैक्ट भी हुए, आप लोगों ने डिमांड भी की, डिमांड करके आपने गुड्स परचेज भी की, अच्छा प्रॉफिट मैंने कमाया, लेकिन जब आप उस गुड्स को यूज करोगे तो पता चलेगा ये तो इसकी तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये तो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो फिर आप उसको परचेज करना क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। समझ आ गया? तो फिर ये सेम उसी चीज के लिए एप्लीकेबल होता है कि भाई इस सेलिंग कंसेप्ट को यूज करके आप शॉर्ट टाइम में तो सेल को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन लॉन्गिविटी में ये मेथड अडॉप्ट नहीं हो सकता। यहाँ पर कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को इग्नोर किया गया है। समझ आ गया? मेन फोकस किस पे डाला, सेलर के सेटिस्फेक्शन पे डाला, मेन फोकस सेलर के सेटिस्फेक्शन पे डाला, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बिल्कुल इग्नोर किया गया इसमें। समझ आया? उसके बाद आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट आती है मार्केटिंग कंसेप्ट। उसके बाद आपकी नेक्स्ट कंसेप्ट कौन सी आती है, मार्केटिंग कंसेप्ट। कहता है मार्केटिंग कंसेप्ट जो मैंने आप समझा दिया, क्योंकि मार्केटिंग का मतलब जहां पर भी पूरे चैप्टर में मार्केटिंग वर्ड यूज होगा, मार्केटिंग का मतलब ही होता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ठीक है? तो मार्केटिंग कंसेप्ट कहती है बिफोर प्रोड्यूसिंग एनी गुड्स एंड सर्विसेज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव नीड टू आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जरूरत है कस्टमर की नीड एंड वांट को आइडेंटिफाई करना। आफ्टर आइडेंटिफिकेशन नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर यू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। आप गुड्स को प्रोड्यूस करो और प्रोड्यूस करके कस्टमर्स को क्या कर दो, मार्केट में सेल कर दो, तो आप लास्ट स्केल पर प्रॉफिट अर्न करोगे। तो वो मार्केटिंग कंसेप्ट है बेटा, जहां ये समझा गया बिल्कुल वही चीज है, कोई अलग ही नहीं। तो मेन फोकस किस पे डाला मार्केटिंग में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर मेन फोकस डाल दिया। लेकिन इसकी मेन ड्रॉबैक है, समटाइम हम कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते करते हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है? तो इसकी मेन ड्रॉबैक है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। जैसे मान लो आप कहोगे मैडम ऐसी कौन सी गुड्स है जिससे कस्टमर को तो सेटिस्फेक्शन मिलता है लेकिन जिससे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एनवायरमेंट पोल्यूशन आता है, सोसाइटी का वेलफेयर नहीं होता, सोसाइटी वेलफेयर को यहाँ पर इग्नोर किया जाता है मार्केटिंग में। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, हम लेदर की गुड्स बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, लेदर की गुड्स। ठीक है? मान लो लेदर के शूज हम पहनते हैं, लेदर के जैकेट भी पहनते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लेदर की यूज करते हैं। लेदर के प्रोडक्ट कस्टमर को तो सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, यस या नो, लेकिन लेदर का प्रोडक्ट जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, पोल्यूटेड होता है, पोल्यूशन होता है उससे बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो इट मीन्स जब हम लेदर के प्रोडक्ट बना रहे हैं तो मार्केटिंग कंसेप्ट फॉलो हो रही है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन क्या
यानी एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है या एनवायरमेंट पोल्यूटेड हो रहा है, ये प्रॉब्लम इसके अंदर क्रिएट हो रही है। ठीक है, और सबसे लास्ट है, क्लियर यार है, उसके बाद सबसे लास्ट है सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट में क्या कहता है कि भाई आप है ना कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल वेलफेयर दोनों चीजों को फोकस करो। यानी सोसाइटल कंसेप्ट कहती है यू प्रोड्यूस सच गुड्स विच प्रोवाइड द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स एज वेल एज सोशल यूटिलिटी एज वेल एज एक नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट इज आल्सो प्रोवाइड टू द सोसाइटी। दिस कंसेप्ट इज द सोसाइटल कंसेप्ट। सोसाइटल कंसेप्ट कहती है वो गुड्स प्रोड्यूस करो जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी दे रही है प्लस नीट एंड क्लीन एनवायरमेंट भी सोसाइटी को प्रोवाइड कर रही है, तो उस कंसेप्ट को सोसाइटल कंसेप्ट कहा जाता है। और इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं कि भाई आप ऐसी गुड्स प्रोड्यूस करो जो कस्टमर डिमांड कर रहा है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं, प्लस उन गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए वो टेक्निक्स वो मेथड यूज करो जो इको फ्रेंडली है, जो हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूटेड नहीं कर रहे, जो सोशल यूटिलिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को सोसाइटल कंसेप्ट कहा जाता है जहां कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल वेलफेयर दोनों चीजों को कंसिडर किया जाता है, मेन फोकस। ठीक है, लेकिन इसकी कोई ड्रॉबैक नहीं है। तो ये 5 फिलोसफी है, देखना एक बार मैं दोबारा समराइज फॉर्म में बताती हूँ। प्रोडक्शन कंसेप्ट कहती है मोर एंड मोर प्रोडक्शन करो तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम, और लेस प्राइस पर गुड्स एवरी प्लेस पर अवेलेबल करा दो तो सेल होने के चांसेस क्या है, ज्यादा है। बट मेन प्रॉब्लम है कस्टमर ऑलवेज इंफीरियर या लेस प्राइस की प्रोडक्ट को लाइक नहीं करता। प्रोडक्ट कंसेप्ट कहते हैं क्वालिटी इंप्रूव करो तो सेल होने के चांसेस ज्यादा है, ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है, लेकिन क्वालिटी इंप्रूव करोगे तो गुड्स की प्राइस हाई हो जाती है, इसकी ड्रॉबैक है। सेलिंग कंसेप्ट कहती है यू हैव नो नीड टू आइडेंटिफाई द नीड एंड वांट ऑफ द कस्टमर, यू प्रोड्यूस व्हाट यू वांट टू प्रोड्यूस। अब वो प्रोड्यूस करो जो आप प्रोड्यूस करना चाहते हो, एंड आफ्टर प्रोड्यूसिंग ऑल दीज गुड्स, ठीक है, यूजिंग द प्रमोशनल टूल्स, यूजिंग द हुक एंड क्रूक मेथड। हुक एंड क्रूक का मतलब जैसे तैसे कोई मेथड आपके दिमाग में है उसको यूज कर दो, गुड्स को मार्केट में क्या कर दो, सेल कर दो, और लास्ट स्टेज पर प्रॉफिट अर्न करो, वो सेलिंग कंसेप्ट। तो मेन फोकस किस पे गया, सेलर सेटिस्फेक्शन पर। ठीक है, लेकिन ड्रॉबैक क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को इग्नोर किया गया है। और इस मेथड को अडॉप्ट करके आप शॉर्ट टाइम में तो सेल इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन लॉन्गिविटी में इस मेथड से सेल इंक्रीज नहीं हो सकती। मार्केटिंग कंसेप्ट कहती है कि भाई किसी मार्केटिंग कंसेप्ट में मेन फोकस किस पे दिया, कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे, लेकिन इसकी मेन ड्रॉबैक क्या है, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को क्रिएट करती है। एनवायरमेंट यानी सोसाइटी का वेलफेयर नहीं करती है, ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती है जिससे एनवायरमेंट पोल्यूटेड होता है, सोसाइटी इसका ऑब्जेक्शन करती है। और सोसाइटल कंसेप्ट कहती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्लस सोशल वेलफेयर, दोनों चीजों को कंसीडर करती है कि वो गुड्स बनाओ जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन भी देती है, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर भी, एनवायरमेंट भी उससे नीट एंड क्लीन बना रहता है। तो उस कंसेप्ट को क्या कहा जाता है, सोसाइटल कंसेप्ट। ठीक है।